कक्षा 12 के प्रिय छात्रों, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं इंग्लिश पेपर का ऑल इन वन सॉल्यूशन। यदि आपने कंसंट्रेट होकर के पूरा वीडियो देख लिया, प्रैक्टिकली सारी चीज़ें समझ ली, तो आपको 90 प्लस मार्क्स से कोई रोक नहीं सकता है। आप जीरो से हीरो बन जाएंगे, इसमें इफ एंड बट नहीं है। तो चलिए हम आपको समझाते हैं आपका पेपर, और इसके बाद में प्रैक्टिकली मैंने कैसे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। 3 घंटे के अंदर आप भी एबल हो जाएंगे, समर्थ हो जाएंगे अपने पेपर को अंजाम देने में, और हंसते मुस्कुराते हुए आप जब क्लासरूम से बाहर आएंगे तब आप याद करेंगे अपने हाउडी संजीव सर को। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों, एनुअल एग्ज़ाम आपका इंग्लिश पेपर क्लास 12th का इस तरह से रहेगा। 100 मार्क्स का रहेगा। आपने हाई स्कूल में 70 मार्क्स का एग्ज़ाम दिया, इसमें 100 का रहेगा। इसमें प्रैक्टिकल का आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। 3 घंटे 15 मिनट आपको मिलेंगे, जिसमें 15 मिनट आपको थारोली क्वेश्चन समझने होंगे। कुछ अनसीन पैसेज होंगे, वो दूसरी चीज़ें होंगी। अगर आप थारोली इसको पढ़ेंगे नहीं तो फिर आंसर निकालने में बड़ी दिक्कत होगी। इसलिए सारी चीज़ें आपको समझना है, और एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, एक भी सेक्शन। देखिए क्या लिखा, द क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन ABCD, 4 सेक्शन में विभाजित है, और ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम द 4 सेक्शन आर कंपल्सरी, और चारों सेक्शन के क्वेश्चन के आंसर देने आपको अति अनिवार्य हैं। मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, हर क्वेश्चन के सामने नंबर आपके दिए हुए हैं, और मैंने क्वेश्चन का जो आंसर दिया हुआ है सामने मार्क्स इंडिकेट कर दिए हैं कि इस तरह से आप लिखेंगे तो इतने नंबर आपको मिल जाएंगे। इट्स ओके, रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली बिफोर यू आंसर देम, और पढ़ने से पहले क्वेश्चन को कायदे समझ लीजिए। इसके बाद में आप क्वेश्चन का आंसर देंगे तो आप कई बार दोहराएंगे तो क्वेश्चन का आंसर आप निकाल ले जाएंगे, और हमारे साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे कि हम 3 घंटे के अंदर पूरा क्वेश्चन का आंसर सॉल्व कर देंगे। इट्स ओके। तो ये क्या लिखा है, सेक्शन ये रीडिंग, तो यहाँ सेक्शन ये रीडिंग लिखा हुआ है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। इस पैराग्राफ को, नीचे दिए हुए पैराग्राफ को आप पढ़िए ध्यानपूर्वक, और नीचे जो इसके क्वेश्चन दिया हुआ उसका आंसर इसमें से ढूंढ करके निकालिए। इट ओके। और क्वेश्चन 3 3 3 3 1 1 1 इस तरह से, अगर जो बड़े क्वेश्चन हैं उनका आंसर उस 3 मार्क्स के हैं, और जो छोटे उस वर्ड में लिखना है उसका आपको मूल्य आपको 1 नंबर का मिल जाएगा। इट्स ओके। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, उसका अर्थ निकाल लीजिए, फिर आप जब ये पैसेज पढ़ेंगे तो आंसर ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। व्हाट डज द ऑथर मीन बाय द स्टेटमेंट एवरीवन हैज समथिंग टू सेल। यहाँ लेखक का क्या, इस कथन का क्या मतलब है कि हर कोई कुछ ना कुछ बेचता है। इट्स ओके। फिर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ बेगर एंड अ ट्रैम्प। एक भिखारी और एक ट्रैम्प, घुमक्कड़ जो होते हैं, उन दोनों के बीच भिन्नता क्या है। हाउ आर ट्रैम्प्स क्लोजर टू नेचर देन नॉर्मल पीपल। और साधारण व्यक्तियों की अपेक्षा ये जो होते हैं ट्रैम्प, घुमक्कड़ लोग, वो प्रकृति के नज़दीक क्यों होते हैं। वाई शुड वी फील जेलस ऑफ अ ट्रैम्प। हम घुमक्कड़ लोगों से इतनी ईर्ष्या क्यों करते हैं। वही घुमक्कड़, सैर कर दुनिया के गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी है अगर तो नौजवानी फिर कहाँ। ऐसे लोग जो घूमते हैं, तो उनमें और दूसरे लोगों में अंतर होता है। पहले लोग खेती करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे, तो घुमक्कड़ का मतलब समझ लीजिए। विच वर्ड इन पैराग्राफ 2 मीन्स, ये पैराग्राफ 2 है, इसका विच वर्ड इन पैराग्राफ 2, इस पैराग्राफ 2 में कौन सा ऐसा शब्द है जिसका मतलब द सेम एज फील एग्रीव्ड अबाउट, उसके बारे में एग्रीव्ड होना मीन्स उसको स्वीकार करना।
विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज द सिनोनिम ऑफ डिटरमिन इन पैराग्राफ, और कौन नीचे दिए गए शब्द में से इस डिटरमिन का सिनोनिम समानार्थी शब्द कौन है। इट्स ओके। विच वर्ड इन पैराग्राफ 3 इज द एंटोनिम ऑफ अनकॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली का विलोम शब्द कौन सा है। तो इस चीज को हम यहाँ पर मैंने इसमें से ढूंढ करके लिखा है, या तो कहिए इसका अर्थ बताएं, ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। अब कई बार आप पढ़ेंगे अर्थ निकल आएगा, और यहाँ हम बता ही रहे हैं। तो बच्चों देखिए ये जो सेक्शन ये रीडिंग है, इसी तरीके से आप देखिए यहाँ सेक्शन ये रीडिंग है, सेक्शन ये रीडिंग आप यहाँ लिखेंगे, फिर आंसर नंबर 1 का ये देखिए आंसर नंबर 1 है, और इसका ये इसी में आप समाहित कर देंगे। इट्स ओके। फिर देखिए क्या है, व्हाट डज द ऑथर मीन बाय द स्टेटमेंट एवरीवन हैज समथिंग टू सेल। By this statement, the writer means that both goods and services are sold by the people in various professions. इस कथन का लेखक का मतलब ये है कि दोनों, चाहे वो सामान हो चाहे वो सेवाएं हो, सब बेची जाती हैं बाई द पीपल, लोगों के द्वारा, इन वेरियस प्रोफेशन, विभिन्न तरह के व्यवसायों में, कार्यों में। प्रोफेशन मीन्स कार्य। जस्ट लाइक शॉपकीपर्स सेल गुड्स, जिस ठीक वैसे ही जैसे दुकानदार बेचता है सामान को, टीचर्स सेल नॉलेज, और अध्यापक अपने ज्ञान का व्यवसाय करते हैं, तनख्वाह लेते हैं, पारिश्रमिक लेते हैं। फिलोसफर्स विजडम, और जो दार्शनिक होते हैं अपने बुद्धि का। एंड प्रीस्ट, और पुजारी होते हैं, सेल स्पिरिचुअल कंफर्ट, अपना जो आध्यात्मिक सुख सुविधा उसको बेचते हैं। इट्स ओके। तो अब फिर ये दूसरा देखिए आंसर नंबर 2, इस तरह से आंसर नंबर 1 का ए का आंसर आपको मिल गया। बी ए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ बेगर एंड अ ट्रैम्प। भिखारी और घुमक्कड़ लोगों में क्या अंतर होता है। तो ये ना करिएगा कि आंसर नंबर 1 वहाँ लिख दिया था तो बी यहाँ लिख दीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है आपको बी का आंसर आता ही हो। तो पता चला कि आप कोई दूसरा क्वेश्चन करेंगे और फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर आपने पहली दफ़ा ही गड़बड़ कर दिया तो फिर एग्जामिनर आपको बढ़िया मार्क्स नहीं देगा। इसलिए जो भी चाहे कोई भी पॉइंट हो उसको आप यहाँ सामने आंसर नंबर 1 भी इंडिकेट करके लिखें, ठीक है। द डिफरेंस इज दैट वाइल अ बेगर वर्चुअली सेल हिमसेल्फ एज अ ह्यूमन बीइंग टू अराउज द पिटी ऑफ पीपल, लोगों में दया उत्पन्न करने के लिए वो अपने आसम्मान को वर्चुअली मीन्स बिल्कुल सामने आमने सामने बेच देता है, ठीक है। और पीपल एंड 10, हाँ वही भिखारी के लिए है, 10 सेक्रीफाइसेस इज ह्यूमन डिग्निटी, और अपना आसम्मान प्रतिष्ठा वो दांव पर लगा देता है 4 पैसा पाने के लिए। फिर आ ट्रैम में आस्क यू फॉर मनी, एक घुमक्कड़ लोग होते हैं जो आश्रयहीन होते हैं, किसी के सहारे दूसरी जगह जाते हैं, तो वो आपसे कुछ चीज़ें मांग सकते हैं, उधन भी हो सकता है बट उधार के तौर पर, या ऐसे ही। बट ही विल नेवर आस्क यू टू फील सॉरी फॉर हिम, लेकिन वो कुछ न कुछ आपको फ़ायदा दे करके तब वो धन मांगते हैं। जैसे कोई कलाबाज है, कलाकारी दिखा रहा है, या अभिनेता लोग हैं गली में अपनी कलाकारी दिखाए, इसके बाद में अगर वो कुछ पैसा धन मांगते हैं तो उसमें आप सहर्ष उनको दे देते हैं, आप बाध्य नहीं होते हैं कि उन्होंने कुछ दिया आपको तो आपने कुछ लिया। लेकिन भिखारी लोग क्या होते हैं, वो देते आपको कुछ नहीं है, वो अपनी प्रतिष्ठा दांव पे लगा करके आपसे पैसा ले लेते हैं। 10 रिमेनिंग डिग्निटी, तो हिम 10 रिमेनिंग डिग्निटी है, लेकिन भिखारी लोग अपना प्रतिष्ठा दांव पर लगा देते हैं, लेकिन ये लोग अपनी प्रतिष्ठा को बचाए रखते हैं। बस समझ गए, कितना ईजी था। अब सी देखिए, क्योंकि टाइम बच्चों कम है, 3 घंटे के अंदर आपको कॉमन सेंस लगाना होगा और प्रैक्टिस करनी होगी। बड़े बड़े अगर प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो फेल हो जाते हैं, इस चीज़ को जान लीजिए। प्रैक्टिस करेंगे, आप विश्वास रखेंगे, विश्वास फलदायी होता है तो आपको उसका फल जरूर मिलेगा, और हमारा आशीर्वाद आप लोगों के साथ सदैव बना रहेगा। आंसर नंबर 1 का सी। अब ये सी क्या कहता है, हाउ आर द ट्रैम्प क्लोजर टू नेचर देन नॉर्मल पीपल।
सामान्य लोगों की अपेक्षा जो घुमक्कड़ लोग होते हैं वो प्रकृति के बहुत नज़दीक कैसे होते हैं? भाई सामान्य लोग हैं, अपनी आजीविका में लगे रहते हैं, हैंड टू माउथ, और जो ये घुमक्कड़ लोग होते हैं वो अपनी गृहस्थी भी देखते हैं, साथ साथ वो दूसरा यानी प्रकृति के आस सराउंडिंग के आप लोगों के सबके वो नज़दीक आ जाते हैं। इट्स ओके, और आपको मौका नहीं है, तो यही अंतर है। आंसर नंबर 1 का सी है, ट्रैम्प्स आर क्लोजर टू नेचर। ये प्रकृति के ज़्यादा नज़दीक होते हैं देन नॉर्मल पीपल, सामान्य लोगों के पेशा, बिकॉज दे नॉर्मली स्लीप इन द ओपन। क्योंकि वो आप घर में रहते हैं और वो कहाँ रहते हैं, वो आप घर में रहते हैं और उनको खुले में निवास करना पड़ सकता है। अब अच्छा देखिए, हम ये पीटीओ के लिख रहे हैं, प्लीज टर्न ओवर, कृपया पन्ना पलटिए। ये फ़ायदा आपको ये करेगा कि एग्जामिनर कहीं मान लीजिए अगर ये आंसर अभी यहाँ नहीं ख़त्म होता, बड़ा आंसर होता तो हम यहीं इसको ओवर कर देते, ये पेज छोड़ देते, तो एग्जामिनर ये समझ सकता था कि हो सकता है इसने ओवर कर दिया हो, तो ध्यान ही नहीं देगा, पीटीओ आपने लिख दिया तो उसका। और ये देखिए इतना आपने लिखा, आपको 3 मार्क्स 3 मार्क्स आपको मिल गए। फिर देखिए आंसर नंबर 1 का डी, ये क्वेश्चन पहले देखिए, वाई शुड वी फील जेलस ऑफ अ ट्रैम्प। हम इन घुमक्कड़ लोगों से कभी कभी सामान्य लोग क्या करते हैं, ईर्ष्या भाव आ जाता है। तो क्यों आता है देखिए, वी शुड फील जेलस ऑफ अ ट्रैम्प बिकॉज ही लीड्स अ सिंपल लाइफ विदाउट एनी वरीज एट ऑल। ये घुमक्कड़ लोग, अब देखिए जो नॉर्मल आदमी होता है वो रात दिन काम में लगा रहता है, उधेड़ सर जा रहा है, उसको मौका ही नहीं है, ठीक है। और इनके भी घुमक्कड़ लोगों के भी घर परिवार होता है, लेकिन इनके पास इतना मौका है कि पूरी दुनिया टहल डालते हैं। तो इसलिए हम इनसे जलन की भावना, ईर्ष्या ले आते हैं कि ये कितने ही इनके पास कितना समय, कितना फ्री है, और हम एक हैं जो फ्री नहीं है, इसलिए वो जलने लगते हैं, थोड़ा ईर्ष्या आ जाती है। आंसर नंबर 1 का ई क्या कहता है, विच वर्ड इन पैराग्राफ 2 मीन्स द सेम एज फील एग्रीव्ड अबाउट। दूसरे पैराग्राफ में फील एग्रीव्ड का के जैसा कौन सा शब्द है, तो ये ई में है, द वर्ड इज ग्रूज है। क्या है, ग्रूज। अब फिर क्या है, आंसर नंबर 1 का एफ देखिए, द सिनोनिम ऑफ, हाँ ये थोड़ा मिलान करने में, क्योंकि हमने ये लिखा है भी और तुरंत आप लोगों को बताना पड़ रहा है, तो थोड़ा उम्र का भी लिहाज आप लोग रखिएगा। आंसर नंबर 1 का एफ। तो पहले क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज सिनोनिम ऑफ डिटरमिन इन पैराग्राफ। ये डिटरमिन शब्द का सिनोनिम क्या है, तो द सिनोनिम ऑफ डिटरमिन इज एस्टीमेट, आकलन करना। समानार्थी शब्द क्या है डिटरमिन का, एस्टीमेट, आकलन करना, ठीक है। आंसर नंबर 1 का जी देखिए, विच वर्ड इन पैराग्राफ 3 इज द एंटोनिम ऑफ अनकॉन्शियसली। अनकॉन्शियसली का विलोम शब्द क्या है, वो है डिलिबरेटली, मीन्स जानबूझकर। इट्स ओके, तो ये भी हो गया। अब बच्चों आप देखिए सेक्शन ए इस तरह से ओवर हो गया, और सेक्शन ए में एक अनसीन पैसेज होगा जो लिखा होगा, आप कायदे से इसको पढ़ेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर इसमें से आप निकाल लेंगे, ठीक है। जैसा मैंने बताया है, अगर आपको मान लीजिए बिल्कुल जीरो पढ़ाई लिखाई में हैं और आपको एग्ज़ाम देना है, तो आप सिंपली एक काम और कर सकते हैं। वो क्या है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन है, तो व्हाट शब्द हटा दीजिए, इज हटा दीजिए, व्हाट डज ये हटा दीजिए, क्वेश्चन मार्क हटा दीजिए, और इस टी को बड़ा कर दीजिए, कैपिटल कर दीजिए, द का द आथर मी, और फिर यहाँ डज का यस जो है वो मीन्स में, इस वर्ब में यस लगाइए, द आथर मीन्स बाई द स्टेटमेंट एवरी मन हैज समथिंग टू सेल। तो इस तरह से करके और वहाँ उन संबंधित लाइनों को ढूंढ करके और आप लिख दीजिए। तो इस तरह से आप बच्चों बढ़िया मार्क, बेहतर मार्क पर आ जाएंगे। अब सेक्शन बी राइटिंग हम देखते हैं।
यकीन मानिए बच्चों कि ये हमने 3 घंटे के अंदर ही लिखा है और फुली क्या कहते हैं इसको, फुली लेंथी भी लिखा है। ये नहीं कि कोई नॉर्मल चीज हमने लिख दिया है, काम चलाऊं काम नहीं किया हुआ। तो सेक्शन बी राइटिंग आंसर नंबर 2। तो पहले क्वेश्चन देखते हैं। सेक्शन बी का राइटिंग का क्वेश्चन है, इन सर्टेन स्टेट्स ऑफ इंडिया इज अ ग्रेट इम्बैलेंस इन द मेल फीमेल रेशियो। आदमी और औरतों के बीच में काफ़ी इम्बैलेंस है, असंतुलन बना हुआ है कुछ स्टेट में, ठीक। तो दिस इज द रिजल्ट ऑफ स्पेशल ट्रीटमेंट गिवन टू बॉय इन द फैमिली। व्हाई इज इट सो? हाउ कैन वी चेंज दिस mindset? Write an article in 150 to 200 words on gender discrimination in society. You are करुणा करन, या कोई भी नाम वहाँ इंडिकेट होगा, इस तरह से करना रहेगा, ठीक है। तो आपको देखिए एक ये दिया हुआ है और आर करके एक दूसरा दिया हुआ, तो जो आपका टॉपिक आपके समझ में आएगा कि आप किस में आपको महारत हासिल है तो उसी को लिखिएगा, ये नहीं कि दोनों को लिख दीजिए। और फिर आर देखिए, राइजिंग पोल्यूशन, फास्ट एंड कॉम्पिटिटिव लाइफ, लैक ऑफ न्यूट्रिशन, ये निबंध है। ये जो पोल्यूशन में प्रदूषण बढ़ रहा है, राइजिंग बढ़ रहा है, फास्ट एंड कॉम्पिटिटिव। फास्ट एंड कॉम्पिटिटिव मीन्स प्रतिस्पर्धात्मक और तीव्र गति से जो हमारी लाइफस्टाइल जीवन शैली बढ़ रही है, लैक ऑफ न्यूट्रिशन फूड एक्सेट्रा। तो उस वजह से हम जो न्यूट्रिशन पोषक भोजन हम नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हम फास्ट फूड पे डिपेंड रहते हैं। चाय पी लिया, अब ऑफिस में हैं या कहीं गए, हमने वो फास्ट फूड कर लिया, तो उसमें इतना न्यूट्रिएंट कहाँ मिलेगा। तो हैव काज हेल्थ वूज फॉर अ लार्ज सेक्शन इन आवर पोल्यूशन। तो ये जो हेल्थ है, इसके दुख का कारण क्या है? वो है पोल्यूशन, पर्यावरण प्रदूषण। प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर यूज्ड टू बी अ चैरिटेबल एंड इथिकल एक्टिविटी। हमको ये मिलता तो हेल्थ केयर, और हेल्थ केयर मीन्स होता है अपने स्वास्थ्य की देखभाल करना, और चैरिटेबल एंड इथिकल एक्टिविटी, और अनुदान और इथिकल एक्टिविटी क्रियाकलाप की लोगों के लिए जो एनजीओ लोग निकालते हैं, पारित करते हैं कि किस तरह से इससे निदान पाया जाए। टुडे इट हैज़ बिकम कॉमर्शलाइज्ड। तो अब ये सब चीज़ें व्यावसायिक हो गई हैं। अब मनी स्पिनिंग बिजनेस, अब ले दे करके दिखाई तो पड़ रहा है, वाइट कॉलर का दिखाई तो पड़ रहा है कि हम ये चैरिटी का काम कर रहे हैं, एनजीओ बनाए हैं, तमाम तरह के ट्रस्ट बनाए हुए हैं कि हम इन सब चीज़ों से क्या करेंगे, आपको निजात दिलाएंगे। लेकिन ले दे करके मकड़ जाल फैला हुआ है, सब बिजनेस बना हुआ है, व्यवसाय बना हुआ है। राइट एन आर्टिकल, एक निबंध लिखिए 150 या 200 वर्ड का के बीच का, हाउ टू प्रोवाइड प्रॉपर हेल्थ केयर टू द कॉमन मैन। सामान्य आदमी को किस तरह से क्या दिया जाए, उसको स्वास्थ्य की सुविधाएं दी जाए। यू आर, कोई नाम वहाँ पर दिया होगा, उसको आपको करना है। तो मैंने भैया लिखा था तो मैंने अपना ही नाम छोड़ दिया, लेकिन आपको वहाँ ऐसा नहीं करना है। तो आंसर नंबर 2 का और इसका सेक्शन बी राइटिंग आप लिखेंगे, देख लीजिए, कायदे से प्रैक्टिस कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसी तरह से आप चलिएगा वहाँ। आंसर नंबर 2 का और, राइजिंग पोल्यूशन इन मॉडर्न एरा। प्रदूषण बढ़ रहा है इस आधुनिक युग में। अ सीरियस प्रॉब्लम इन आवर कंट्री, हमारे देश का ये बहुत ही गंभीर समस्या है।
क्योंकि हमारा देश एक कैसा प्रधान देश है, ज़्यादा ओवर पॉपुलेशन वाला देश है, तो वहाँ पर समस्याएं बढ़नी है और फिर ये इस तरह बाई करके नाम लिखना रहेगा। मॉडर्निज्म इज एन एसेंशियल इविल। ये जो आधुनिक सभ्यता है, ये देखिए, ये हमारी अपनी लैंग्वेज है बच्चों, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और ये राइटिंग भी हमारी है, न सोचिएगा कि कहीं मॉडर्निज्म इज एन एसेंशियल इविल। ये जो नहीं है, हम ये कर्सिव राइटिंग के फायदे बता रहे हैं यहाँ पर। मॉडर्निज्म, आधुनिकता है क्या, एक आवश्यक बुराई है। आधुनिकता एक आवश्यक बुराई है। द पोल्यूशन इंक्रीजेज इन इट्स रूट, और इसी की जड़ में ये प्रदूषण घुसा हुआ है। द सेकेंडरी कॉज ऑफ पोल्यूशन इज ओवर पॉपुलेशन, और दूसरा कारण क्या है, बहुत अधिक जनसंख्या का होना। एंड लैक ऑफ मॉरल द थिंकिंग व्हाट इज राइट और रॉन्ग, और इस नैतिक सोच की कमी का होना कि क्या सही है और क्या गलत है। आदमी बिना ये सोचे सर आधुनिकता के पोशाक में भागता चला जाता है और पोल्यूशन पैदा करता रहता है। पोल्यूशन इज लाइक एन एपिडेमिक। पोल्यूशन, पर्यावरण, ये प्रदूषण क्या होता है, पर्यावरण प्रदूषण, एनवायरमेंटल प्रदूषण होता है एक महामारी की तरह, बट इन स्लो मोड। लेकिन महामारी आती है तो बहुत तीव्र गति से आती है, जैसे कोरोना आया था, लेकिन ये प्रदूषण आपको धीरे धीरे करके कसता है, स्लो पॉइजन है। एवरीवन इज इन द ट्रैप ऑफ इट, और सब इसकी जाल में फंसे हुए हैं। पोल्यूशन एंड ओवर पॉपुलेशन आर ट्विंस। प्रदूषण और ये जो जनसंख्या की समस्या, ये जुड़वा भाई है, ठीक। इन्हीं की वजह से ये, और इनकी वजह से ये पोल्यूशन की वजह से पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, ये आप जान लीजिए। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, तमाम तरह के पोल्यूशन होते हैं, खास करके है एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन एंड सॉइल पोल्यूशन। हवा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, नॉइज प्रदूषण मीन्स ध्वनि प्रदूषण, और सॉइल प्रदूषण में मृदा प्रदूषण। और इन पर हाउडी किशन सिंह ने आप वीडियो भी बनाए हुए हैं, आप उनको भी देखिएगा जरा। केमिकल रिएक्शंस, एटॉमिक एक्सप्लोजन, और जो रासायनिक रिएक्शंस होते हैं, यानी H2O2 को मिला करके जो नए नए सब पदार्थ बनाए रहे हैं, तो उसका भी बड़ा घातक प्रभाव पड़ता है। एटॉमिक एक्सप्लोजन मीन्स परमाणु का विस्फोट, जो परीक्षण होता है। यूज ऑफ प्लास्टिक, और प्लास्टिक बहुत खतरनाक है, हर जगह ये आपको मिलेगी। एक्सेट्रा और द मेजर काज ऑफ इट, इसके मुख्य कारण है। इट इज फेयर सेइंग, बहुत ही अच्छा कहा गया है कि व्हीकल स्मोक इज द कैंसर ऑफ सोसाइटी। ये जो गाड़ी का धुआं समाज का क्या होता है, कैंसर होता है। तो डिफॉरेस्टिंग इज द अनदर मेजर काज ऑफ इट, और वनों का अंधाधुंध कटाई, ये भी एक मुख्य कारण है पोल्यूशन का। द होल ह्यूमैनिटी इज इन डेंजर, पूरी मानवता किस में है, खतरे में है। ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन, और इस अत्यधिक जनसंख्या दुगुनित होने की वजह से एंड पोल्यूशन की वजह से, नो रेमेडी सीम्स इन स्पाइट ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंस। नई नई टेक्नोलॉजी का आविष्कार हुआ, और टेक्नोलॉजी में टेक्नोलॉजी का आविष्कार हुआ। टेक्नोलॉजी मीन्स क्या होता है, तकनीक का, और मेडिकल साइंस मीन्स जो दवाई का अपना विज्ञान है। इन सब के बावजूद भी बीमारी का कोई अंत है? एक बीमारी ठीक होती है, 4 बीमारियां हो जाती हैं। देयर आर सो मैनी NGOs, विभिन्न तरह के NGO हैं इस पर काम करने के लिए, लोगों को सुविधाएं देने के, बट दे शोज फॉर्मेलिटीज टू फुलफिल द डिजायर ऑफ मेकिंग मनी। लेकिन ये सब NGO ले क्या करते हैं, वो केवल दिखावा करते हैं, और वो एक बिजनेस बनाए हुए हैं और अपना मनी मेकिंग का काम करते हैं सब। एजुकेशन इज द ओनली मीडियम टू सॉल्व द रिडल। नमस्ते। ये जो एक
जानकारी ही बचाव है। अगर हाउडी संजीव सर एजुकेशनल ने अपना चैनल इसीलिए खोला हुआ है, केवल एग्जाम में आपको टॉप कराना ही नहीं है, बच्चों एक गढ़ना है। आप इस तरह से, हाँ, इस तरह से आप लिखेंगे और इस तरह से अपने जीवन को अगर सुधारेंगे तो बच्चे, क्यों, चूँकि आप लोग ही देश का भविष्य कर्णधार हैं, तो आगे चल करके आप बहुत ही बेहतरीन डॉक्टर, इंजीनियर और दूसरी चीज़ें बनेंगे, देश की नैया पार लगाएंगे, लोगों का सहयोग करेंगे। नहीं तो फॉर्मेलिटी हुआ। और ये देखिए 10 मार्क्स का है, 10 नंबर का, समझ रहे हैं? तो इतना आप लिख देंगे, 10 नंबर आपके पक्के। प्रैक्टिस करिए, सब कुछ संभव है। तो आज आपने जाना अपने हाउडी संजू सर को कि मैं आप लोगों के लिए क्या कर सकता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 3 इसी में जुड़ा हुआ है, सेक्शन बी में 2 क्वेश्चन। अच्छा, आर है तो दोनों ने लिखे, या दोनों में से जो आपको अच्छा लगेगा वो लिख देना। और फिर तीसरे में भी 2 हैं, तो 2 में से आप 1 लिख दीजिएगा, ठीक है। तो इसमें हमको ये समझ में आया, यू बॉट अ फ्लैट फ्रॉम PQR बिल्डर्स सेक्टर 55 नोएडा के 55वें सेक्टर में बिल्डर से आपने विद इन अ पीरियड ऑफ 2 months यू हैव स्टार्टेड फेसिंग। तो आपने जो ये कॉलोनी खरीदी थी, तो 2 महीने के अंदर ही आपको बहुत से समस्याओं का सामना करना पड़ गया। लाइक सीपेज इन द वॉल्स, जो दीवारें हैं उसमें नमी आ गई, एंड सीलिंग, और छत के भीतर के पोर्शन को सीलिंग कहते हैं, रूफ ऊपर का पोर्शन हुआ, तो उसमें भी वो टपका लगने लगा। वॉल पेंट पीलिंग ऑफ, और जो वाल पुट्टी थी वो सीलन की वजह से सब उसमें चिट्ठा पड़ गया, उजड़ने लगा, ठीक है। एंड सैनिटरी फिटिंग, और जो सैनिटरी फिटिंग मीन्स होता है जो पाइप आते हैं और फ्लश और ये सारा सिस्टम, वो भी उसमें लीकेज शुरू हो गया पाइपों में। लिफ्ट गेटिंग इंस्टॉल्ड एक्सेट्रा, और आप का मान लीजिए कई बहुखंडी इमारतें होती हैं ना कॉलोनियों की, तो आप ऊपर की कहीं इमारत पा गए, वो फ्लैट पा गए, तो उसमें आप उससे जाएंगे लिफ्ट से, और वो आपका लिफ्ट ही जाम हो जाता है, चौक हो जाता है, तो डेली काम कैसे होगा। राइट अ लेटर टू ऑफ कंप्लेंट इन 120 से 150 वर्ड में आपको एक कंप्लेन लिखना है सोसाइटी के लिए, जो वर्ड्स टू द वर्क मैनेजर को लिखना है। यू आर करुणाकरण A9D अपूर्वा अपार्टमेंट नोएडा। ये नोएडा बहुत ख़तरनाक इलाका है और बहुत ही गजब का इलाका है। वहीं पर वो क्या बनने जा रहा है, फिल्म सिटी, तो वहीं पर आपको मिल गया। देखिए, तो आपको इसका आंसर इस तरह लिखना है, आंसर नंबर 3। अब इसमें ABCD तो कुछ है नहीं। अब हाँ, ये है R है, तो यहाँ पर आप क्या कर देंगे, ये R बढ़ा देंगे। इट्स ओके, क्योंकि R वाला है ये। अच्छा, और लिखने के बाद रिवाइज जरूर कर लीजिएगा और फास्ट लिखिएगा। पहले पेज में मैंने बताया था क्या कि कर्सिव, मान लीजिए पहला ही सिस्टम है, तो इसमें देखिए एक आप कर्सिव राइटिंग की भी प्रैक्टिस में करवा रहा हूँ शॉर्ट्स में, और अगर आप एक बड़ा सा कर्सिव राइटिंग बना करके फिर लिखते हैं तो उसका आपके एग्जामिनर के ऊपर बहुत बेहतरीन प्रभाव पड़ेगा कि वाह भाई, ये वाकई में लड़का बहुत ही योग्य है। देख रहे हो बच्चों, और UBA का तो कतई नहीं, OMB अपने मोबाइल में छुड़वा लीजिए, हाँ स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, और हाँ अपने वीडियो की क्वालिटी मेट कर लीजिए। ये नहीं कि काम चलाऊं करोगे तो काम चलाऊं पासिंग मार्क मिलेंगे। अगर थोड़ा भी मेरा कहना मान लोगे तो 90+ से आपको कोई रोक नहीं सकता है। भाई प्रैक्टिस करिए, अभी बहुत टाइम बाकी है। देखिए आंसर नंबर 3 में A9D अपूर्वा अपार्टमेंट नोएडा 5 जून 2000 फला द वर्क मैनेजर PQR बिल्डर सेक्टर 55 नोएडा। ये देखिए यहाँ पर इसका ये पड़ा हुआ है, बात समझ रहे हैं, ये पड़ा हुआ है आपका पता जिनको लिखना है।
और इसके बाद में सब्जेक्ट रहेगा अब प्रॉब्लम इन न्यू फ्लैट, आपने जो फ्लैट खरीदा उसमें क्या समस्या है, ये हेडलाइन आप दे देंगे और अंडरलाइन जरूर कर दीजिएगा। तो फिर लिखेंगे डियर सर मैम, आपको उनको संबोधित करना है तो डियर सर मैम लिखेंगे, हो सकता है कोई महिला हो या पुरुष हो, जो भी होगा। तो आई एम संजीव सा या कोई भी जो नाम वहाँ मेंशन होगा वो लिखना होगा। मैं हूँ, आई परचेज्ड ए 9D अपूर्वा अपार्टमेंट फ्रॉम PQR बिल्डर ऑन 5 अप्रैल, इतने रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, इट हैज़ ओनली बीन 2 months सिंस, अभी 2 महीने हुए थे, आई शिफ्टेड टू दिस फ्लैट, और मैं अपने वहाँ से इस फ्लैट में शिफ्ट हुआ। हाउएवर एवर सिंस, कैसे भी आई हैव बीन फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, और तभी से मैं तमाम तरह की समस्याओं से जूझ रहा हूँ। द वॉल पेंट हैज स्टार्टेड पीलिंग, अब दीवार की पुट्टी सब चिट्ठा लेके उजड़ रही है। ऑफ द रेनी सीजन हैज़ नॉट येट स्टार्टेड, अभी बताओ बरसात शुरू नहीं हुआ, बट देयर इज ऑलरेडी सीपेज इन द वॉल्स एंड सीलिंग, वो छतों में, वो दीवार में अभी से वो पानी टपकने लगा है। जानते हो इसका कारण क्या है? ऊपर जो टैंक है उसमें से लीकेज हो गया। द न्यू सैनिटरी फिटिंग सीम टू बी एन इन्फीरियर, लगता है जैसे जो पाइप वाला सिस्टम है वो सब बहुत ही घटिया क्वालिटी का लगा दिया गया। एंड और ऑलरेडी लीकिंग, जो पहले से ही उसमें लीकेज था। वी आर आल्सो एश्योर्ड ऑफ 24 आवर पावर एंड वाटर अवेलेबिलिटी, और हमको ये भी आश्वस्त किया गया था जब हम फ्लैट खरीदने आए थे कि 24 घंटे यहाँ पावर मतलब बिजली रहेगी और पानी की अवेलेबिलिटी उपलब्धता रहेगी। बट द एश्योरेंस आर हालो, लेकिन हालो में तो खलिया निकल गया जितनी भी इन्होंने वायदे किए थे। तो ड्रिंकिंग वाटर कम्स ओनली फॉर 3 आवर्स, केवल 3 घंटे ही पीने वाला पानी आता है। और इन द मॉर्निंग, सुबह में, एंड पावर कट हैव आल्सो बिकम क्वाइट फ्रिक्वेंट, और जो पावर कट है बार बार लाइट फ्लक्चुएट होती है, तो सारा काम हमारा गड़बड़। टू ऐड टू द वूज, तो ये हमारे दुखों को, कठिनाइयों को और बढ़ा रहा है। तो इस तरह से ये PTO मतलब प्लीज टर्न ओवर कर दीजिएगा। द लिफ्ट गेट्स इंस्टॉल्ड क्वाइट ऑफन, और जो लिफ्ट है अब क्योंकि ऑफिस जाना रहता है तो वो चौक हो जाती है, बंद हो जाती है, वहीं रुक जाती है। आवर फ्लैट इज ऑन द 3rd फ्लोर, 3री मंजिल पर हमारा फ्लैट है। एंड दिस बिकम क्वाइट अ प्रॉब्लम फॉर माई एल्डरली पेरेंट, और इससे हमारे जो बुजुर्ग, हमारे मम्मी पापा हैं, उनको बड़ी दिक्कत होती है। सीढ़ियाँ भी होती हैं लेकिन उससे आने जाने में उनको काफ़ी दिक्कत होती है। आई वुड रियली अप्रिशिएट इफ दीज इशूज आर एड्रेस्ड एट द अर्लीस्ट, और मैं आपका बड़ा ही आभारी रहूँगा, आप प्रशंसनीय काम होगा अगर इन इशुओं को आप क्या कर देंगे, आर एड्रेस्ड एट द अर्लीस्ट, जो हमने पहले आपको संबोधित करके बताया हुआ है कि ये समस्याएं, इसको अगर आप सॉल्व कर देंगे तो मैं आपका बड़ा आभारी रहूँगा। और द अर्लीस्ट और योर सिंसरली, और वहाँ पर जो नाम दिया होगा वो नाम आपको लिखना होगा। तो ये आपके 10 मार्क्स आपके पक्के हो गए, समझ गए एस्से में। और ये क्या है, ये समझ लीजिए कि एक प्रोफेशनल लेटर राइटिंग है, इट्स ओके एप्लीकेशन, जिसको ऑफिशियल। तो अब इस तरह से आपके 2 सेक्शन हो गए भैया। अब सेक्शन C ग्रामर एंड ट्रांसलेशन देखिए। तो ग्रामर की जानकारी आप ले, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, ये देखिए ये निर्देश बहुत ही आवश्यक है आपके लिए। चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, इसमें 2 दिए हुए, इसमें से एक को ही चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच में, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में। शी सेड आई कॉल्ड ऑन यू द डे बिफोर यस्टरडे, उसने कहा कि आई कॉल्ड ऑन यू, मैंने आपको बुलाया था, द डे बिफोर यस्टरडे मीन्स कल के पहले, यानी बीते हुए परसों को मैंने बुलाया था। तो इसका देखिए आप का रिजल्ट क्या मिल रहा है, जब हमने इनडायरेक्ट किया तो ये हो गया शी सेड।
अब देखो बच्चों, यहाँ जो सी सेड है तो सी सेड ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, तो सी से सेड को सेड, और ये सेड किस में है, ये पास्ट टेंस में है। तो यहाँ पर जो वर्ब होगा उसको भी हम अब जानते हैं कि पास्ट टेंस को हम जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो पास्ट परफेक्ट में ले जाते हैं। तो यहाँ देखो बच्चों, यहाँ हैड कॉल्ड हो गया, पास्ट परफेक्ट हो गया। किस चीज़ का हैड कॉल्ड हुआ, कॉल्ड का, जो कॉल्ड था वहाँ हैड कॉल्ड लग गया। और हम जानते हैं कि ये जो वाक्य है, ये वाक्य आपका कैसा है, सिंपल सेंटेंस है। कैसा है, साधारण वाक्य है। तो साधारण वाक्य के लिए हम दैट यूज करते हैं। और आप जानते हैं कि वो जरा एक पेपर, हाँ, आप जानते हैं कि SON/1 2 3 ये फार्मूला आप लगाएंगे तो सब्जेक्ट है अगर फर्स्ट पर्सन में, समझ रहे हैं, तो वहाँ पर ये देखिए, यहाँ ये सब्जेक्ट की बात हो रही है, सी ये सब्जेक्ट की, तो ये अगर है किसमें, फर्स्ट पर्सन में है तो नहीं चेंज होगा, सेकंड पर्सन में है तो ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा, और थर्ड पर्सन में तो चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर देखो बच्चों, ये देखिए यहाँ पर आई है तो फर्स्ट पर्सन है, तो ये यहाँ पर थर्ड पर्सन है, यहाँ दिखाई पड़ रहा है, यहाँ देखिए ये फर्स्ट पर्सन है और यहाँ पर ये थर्ड पर्सन है। तो हम यही फार्मूला लगाते हैं कि फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा, तो ये इस सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, और सब्जेक्ट क्या है, थर्ड पर्सन है, तो ये थर्ड पर्सन किस में बदल जाएगा, ये फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन बदल जाएगा इसके अनुसार। तो यहाँ आई सी में बदल जाएगा। इस ओके, तो ये हो गया सी सेड दैट सी हैड कॉल्ड। और देखो यहाँ पर ही है, यहाँ पर क्या है, यू है, यू सेकेंड पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। सेकेंड पर्सन देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट है नहीं, तो इंडिया एक पुरुष प्रधान देश है तो हम इसको ही मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, ही। लेकिन ये वर्ब के बाद ही आता है, इसलिए ये यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस हिम में बदल जाएगा। ठीक है, ही हैड कॉल्ड हिम द प्रीवियस डे, और ये कौन सा था डे, यस्टरडे का प्रीवियस डे में ये चेंज हो गया। ये समझ गए, तो ये आपके 2 नंबर पक्के हो गए। अब चौथा का बी का, ये ए का पहला था, और अब यहाँ देखिए बी, देखिए बी में कंबाइन एनी वन सेट ऑफ द सेंटेंसेज एज डायरेक्टेड विद इन द ब्रैकेट। यहाँ देखिए दिया हुआ, इस आधार पर इस वाक्य को बदलना है। आई बॉट अ वॉच, इट इज अ सेमी स्मार्ट वॉच, आई लाइक इट वेरी मच, इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसको किस में ले जाना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। ठीक है, काइंड ऑफ सेंटेंस में। और दूसरा देखिए क्या, ही इनवाइटेड हर टू द पार्टी, सी डिड नॉट कम, तो इसको कंपाउंड सेंटेंस में बदलना है। तो अब इसमें हमने किस में बदला है, ये चौथा का बी का आई का, यानी पहले वाले को हमने बदला है। दोनों हम कहिए तो बदल के दिखा दें। आई बॉट अ वॉच, अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आप जानते हैं कि एक प्रिंसिपल क्लास होता है और दूसरा सबऑर्डिनेट क्लास होता है। तो आई बॉट अ वॉच और इट इज अ सेमी स्मार्ट वॉच, तो इसी वॉच की ही तो व्याख्या है। तो आई बॉट अ सेमी स्मार्ट वॉच, और दैट आई लाइक वेरी मच, और इट इसी से संबंधित, तो ये हटा दीजिए। तो आई बॉट अ सेमी स्मार्ट वॉच दैट आई लाइक वेरी मच। तो इस तरह से ये 2 नंबर आपके हो गए। अब ये दूसरे, तो 2 में से एक ही करना है, लेकिन आप जान लीजिए, इसको भी जान लीजिए, ही इनवाइटेड हर टू द पार्टी। यहाँ पर दैट इसलिए लगाया क्योंकि को लंगड़ा बनाना है, और यहाँ द ही इनवाइटेड हर टू बाय कंपाउंड सेंटेंस में दोनों भी एक प्रिंसिपल क्लास होता है, एक कोऑर्डिनेट क्लास होता है। सबऑर्डिनेट इसमें रहेगा, इसमें कोऑर्डिनेट रहेगा। तो यहाँ पर क्या कर दीजिए, और फैन बॉयज एक फार्मूला है, कौन सा, फैन बॉयज, इसको याद कर लीजिए, फैन बॉयज। ठीक, ये किस में लगता है, ये कंपाउंड सेंटेंस का ये फार्मूला है। फार्मूला किसका है, कंपाउंड सेंटेंस का, कंपाउंड का। ठीक, तो इसको याद कर लीजिए। तो यहाँ पर ही इनवाइटेड हर टू द पार्टी,
बट सी डिड नॉट कम, उसने एडवर्ब इसमें लग गया कि उसने उसको बुलाया परंतु वो आया नहीं, और दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। इनको अलग कर दोगे तब भी इस पर कोई नहीं फर्क पड़ेगा, लेकिन इसको अगर अलग कर दोगे तो इस पर फर्क पड़ जाएगा। ठीक, आई, जैसे आई लाइक इट वेरी मच है, इसको अलग कर लो तो किस चीज़ को तुमने पसंद किया, तो ये इससे निकालने पर लगेगा कि ये वाक्य अधूरा है, लेकिन यहाँ इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट हो गए। तो इस तरह से आपके दो में से एक क्वेश्चन करने हैं, ये नहीं कि दोनों कर दीजिएगा। तो ये आपके 2 नंबर हमने इंडिकेट कर दिए, ये आपके पास हो गए। अब आंसर नंबर 4 का सी का फर्स्ट देखिए, आंसर नंबर 4 कहाँ है? आंसर नंबर 4 का ABC, सी का फर्स्ट, ट्रांसफॉर्म एनी वन सेंटेंस एज डायरेक्टेड विद इन द ब्रैकेट, जैसा ब्रैकेट में दिया हुआ है उसी आधार पर आपको इसको चेंज करना है। तो 4 का सी ये है। तो इसमें क्या चेंज करना है? पहला पैसिव वॉइस बनाना है। डिड द पुलिस मैन कैच द थीफ, क्या पुलिस वाले ने चोर को पकड़ा? लिखने में कम समय लगता था, समझाने में लगता है लंबा वीडियो बन जाएगा क्या। तो डिड द पुलिसमैन कैच द थीफ। अब यहाँ पर देखिए ये इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन है, तो इसलिए इसको अब आप क्वेश्चन के चक्कर में ना पड़िए, बात आप समझ रहे हैं। इसको पहले सीधा सीधा है, पुलिस ने चोर को पकड़ा, तो पुलिसमैन काट ये डिड यहाँ सेकंड फॉर्म आ जाएगा, कैच का काट हो, पुलिसमैन काट द थीफ। तो अब काट का आप जानते हैं कि यहाँ पर जो काट होता है ये तो रहेगा ही थर्ड फॉर्म, लेकिन इसके पहले एक हेल्पिंग वर्ब लगेगी, इसमें हेल्पिंग वर्ब रहती नहीं है। तो कहाँ क्या हो जाएगा? देखिए द थीफ वाज काट बाई द पुलिसमैन होता है ना, लेकिन अब चूंकि इसको क्वेश्चन बनाना है तो वाज हम पहले ले आते हैं, वाज द थीफ काट बाई द पुलिसमैन। इट्स ओके, ये हो गया आपका। फिर देखिए ये नो अदर गर्ल इज द क्लास इज सो ब्यूटीफुल एज रेनू, इसको सुपरलेटिव डिग्री में ले जाना है तो इसको कर दीजिए, रेनू इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास। हो गया कि नहीं हो गया? मोस्ट ब्यूटीफुल लगा दीजिए। तो लेकिन आपको करना तो एक ही है, तो आपका ये 2 मार्क्स हो गया। अब ये नहीं कि दोनों जानते हो तो दोनों को। और एक बात बच्चों तो याद रखिएगा कि एग्जामिनर को क्वेश्चन से आंसर देने नंबर देने में क्वेश्चन वो पढ़ेगा और फिर वहाँ आंसर आपका देखेगा। तो अगर इसको आप कायदे से इंडिकेट नहीं करेंगे तो वो कहीं अगर भौचक गया इधर से उधर तो 2 का 4 का 2 हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। ये चीज़ याद रखिए, बिल्कुल आप क्लियरली इस चीज़ को लिखेंगे और दूसरी पेन से लिखेंगे, ठीक है, इस केस से, और अंडरलाइन भी करते रहेंगे। तो ये आप इस तरह से आंसर नंबर 4 का डी देखते हैं। आंसर नंबर 4 कहाँ है? आंसर नंबर 4, अब ये 4 न देखिए, डी देखिए। करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, दिए गए वाक्यों में से एक को आपको करेक्ट करना है। ही हैज़ रिसीव्ड अ लेटर यस्टरडे। अब भैया खुद बताओ, जब यहाँ यस्टरडे लिखा हुआ है पास्ट टेंस की बात है और यहाँ ये किस में बता रहा है? परफेक्ट में बता रहा है, तो यानी हैज इसमें से गायब कर देना होगा। ही रिसीव्ड अ लेटर यस्टरडे, ही रिसीव्ड अ लेटर यस्टरडे, आपके 2 मार्क्स पक्के हो गए। ठीक है, इट्स ओके। तो इसके बाद में अब आंसर नंबर 4 का ई देखते हैं। ई कहाँ है? ई, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इडियम्स एंड फ्रेजेज। फ्रेजल वर्ब, आपको फ्रेजल वर्ब यूज करना। फ्राज मीन्स आप समझ लीजिए थोड़ा, फ्राज मीन्स होता है वाक्यांश, फ्राज मीन्स वाक्यांश, और वर्ब मीन्स तो क्रिया होती है, वर्ब मीन्स क्रिया। ठीक, तो यानी ये वाक्य ना हो और ना एक शब्द हो, यानी 2 या 2 से अधिक शब्द लेकिन वो क्रिया का काम कर रहे हैं, उन्हें हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं। ठीक, तो इसमें बैग एंड, यही तो है, बैग एंड वे चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ, ये नहीं है करेक्ट द, कौन सा था? हाँ,
चूज द, ये गया रहा जा रहा है अभी, फ्रेजल वर्ब कहाँ गए, ये देखिए बच्चों डी, आंसर नंबर 4 का डी, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। नीचे दिए गए सेंटेंस में से आपको करेक्ट करना है। वो क्या है, ही हैज रिसीव्ड अ लेटर यस्टरडे, ये हो गया, ठीक है। दूसरा भी समझ लो, द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर वेरी चार्मिंग। तो अब द सीनरीज है, ये बहुवचन है, इसको हमको एक वचन में कर देना है और यहाँ पर इज लिख देना, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग। हाँ समझ रहे, क्यों सीनरी का सीनरीज नहीं होता है। अच्छा, फिर देखिए अब आंसर नंबर 4 का ई देखते हैं। ई में है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब। अब देखिए बैग एंड बैगेज, देखिए दो शब्द हैं, बैग एंड बैगेज, तो ये फ्रेज हो गया और ये वर्ब का काम कर रहा है, तो इसका क्या मतलब होगा, बैग एंड बैगेज ऑल द क्लोथिंग विदाउट एनी बिलोंगिंग। अब बैगेज है बोरिया बिस्तरा सहित, ऑल द क्लोथिंग सब कपड़े से, तो बोरिया बिस्तर में केवल कपड़े तो होता नहीं है, और कुछ होता है। विदाउट एनी बिलोंगिंग, बिना किसी सामान के। लीव मीन प्रस्थान करना, ये भी से। विद ऑल वंस बिलोंगिंग, सब कुछ जितना कुछ भी बोरिया बिस्तरा सब लपेट के चल दिए, तो बैग एंड बैगेज। तो यहाँ से बैगेज है विद ऑल, अब ये आपको लिखना होगा बैग एंड बैगेज विद ऑल वंस बिलोंगिंग, तो एग्जामिनर के दिमाग पे ज़्यादा जोर नहीं पड़ेगा। सेकेंड देखिए टू एंड इन। अच्छा एक बात इसमें और ध्यान दीजिए, चूज वन करेक्ट मीनिंग ऑफ ईच फॉलोइंग इडियम। अब ये नहीं कि आप इसमें से दो में से एक ही करो, इसमें दोनों करने हैं, ये आपकी बुद्धि की परीक्षा ले रहे हैं एग्जामिनर, ये भी जान लिए। और ईडियम मीन्स होता है मुहावरे, ठीक, मुहावरे या फ्रेजल वर्ब। टू एंड इन स्मोक, टू एंड इन स्मोक मीन्स टू, कहाँ पर पढ़ा रहे थे, टू कम टू नथिंग, मतलब कुछ नहीं। तो इस तरह से ये हो गया, ये भी 2 नंबर का आपका हो गया। फिर आंसर नंबर 4 का एफ देखिए, 4 का एफ, चूज द ऑप्शन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ अंडरलाइन इडियम एंड फ्रेजेज फ्रेजल वर्ब ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। अब ये वाक्य में लिखा है, इसके भावार्थ के हिसाब से आपको इसका आंसर 4 में से 1 करेक्ट देना है। इन स्पाइट ऑफ द एफर्ट ऑफ ऑल पीस लविंग पीपल, वर्ड पीस इज स्टिल अ फार क्राई। देखो इसका मतलब समझ लो कि जो शांत प्रिय लोग हैं वो सारा प्रयास करें, इसके बावजूद भी संसार में शांति एक दूर की कौड़ी है, स्टिल अ फार क्राई है। तो इसका मतलब क्या हो, एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, अ लॉन्ग वे ऑफ एन इन प्रैक्टिकेबल आइडिया, आउट ऑफ रीच। ये क्या हो गया, आउट ऑफ रीच हो गया। अब हाई एंड लो देखिए, कहाँ है हाई एंड लो, क्या ये इस तरह से ये हो गया। आपको चेंज द ऑप्शन विच बेस्ट चेंज, हाँ सुमित हैज, ये एफ का सेकंड देखिए, सुमित हैज। अच्छा बच्चों आप लोगों टिक भी लगाते जाना क्वेश्चन पेपर में, टिक नहीं लगाएंगे अगर तो फिर आपके बात छूट जाएंगे। सुमित हैज टू लुक हाई एंड लो बिफोर ही कुड फाइंड हिज स्कूटर की। सुमित का स्कूटर की चाबी खो गई तो उसने हाई लो ऊपर नीचे सब जगह तलाश किया। नो हेयर, नाउ हेयर, ऑलवेज, एवरीवेयर, समवेयर, मतलब एवरीवेयर, ऊपर नीचे मतलब एवरीवेयर। तो यहाँ देखिए हर जगह ये आपके 2 नंबर पक्के हुए। आंसर नंबर 4 का जी, 4 का जी देखिए। अब जी में है चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। नीचे दिए गए में समानार्थी शब्द देखिए। डिलाइट मीन्स होती है खुशी, प्रसन्नता, तो ट्रेजेडी, डिस्क्लोज, असिस्ट, प्लेजर। तो समानार्थी तो देखना है, तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, जल्दी से प्लेजर लिख देंगे, डिलाइट का प्लेजर सिनोनिम होगा। और सेकंड वाला क्या है, ओवरकम। अब ओवरकम का कंक्वेयर, चेक, लिफ्ट, विक्टिम क्या होगा, ये कंक्वेयर हो जाएगा, मीन्स विजय प्राप्त करना। ओवरकम मीन्स विजय प्राप्त करना। ये भी आपके 2 मार्क्स आपके पक्के हो गए। इस ओके।
ये बड़ा हरकुलियन टास्क है, इस चीज़ को जान लीजिए इंटर की इंग्लिश। हाँ, आंसर नंबर 4 का एच देखिए। नंबरिंग करने में बच्चों बहुत ध्यान रखिएगा, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो आंसर नंबर 4 का एच है, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। इसका विलोम आपको देखना है। डिस्ट्रेस मीन निराशा। अब डिस्ट्रेस मतलब निराशा, तो डिवाइड, क्रेडिट, निराशा से तो इसका कोई लेना देना है नहीं। रिवार्ड और ये कंफर्ट। डिस्ट्रेस मीन्स निराशा, दुख, अवसाद, अवसाद, अवसाद का कंफर्ट आप विलोम लिख देंगे। हैं, कंफर्ट मीन्स आराम, सुख। तो इस तरह से आपने यहाँ कंफर्ट लिख दिया। और फिर क्या है, हेस्ट मीन्स जल्दबाजी का विलोम क्या होगा, डिले, आराम, देरी लगाना, जल्दी काम करना, तो यहाँ डिले हो गया, आराम हो गया। तो 2 नंबर आपके ये मिल गए। फिर क्या, सब्स्टिट्यूट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एक्सप्रेशन। अब इसमें आपको क्या करना है, एक जो ग्रुप ऑफ एक्सप्रेशन ये दिया हुआ है इसको 1 वर्ड में तब्दील करना है। हाँ, एक शब्द में आपको बना, द साइंस ऑफ अ फ्लाइंग एरोप्लेन। जो एरोप्लेन उड़ाया जाता है उसको क्या कहते हैं, वैमानिकी कहते हैं, विमानिकी। तो उसका क्या होता है, एविएशन। एविएशन में वैमानिकी। अ पर्सन हु लुक्स टू द डार्क साइड ऑफ थिंग। एक आदमी जो, जैसे एक गिलास पानी से भरा हुआ, आधा पानी से भरा हुआ आधा खाली है, तो जो पेसिमिस्ट होगा, ऑप्टिमिस्ट होगा, वो आशावादी होगा, वो कहेगा भरा है आधा गिलास। और जो निराशावादी होगा वो कहेगा आधा गिलास खाली है। तो इसका क्या हो जाएगा, जो डार्क साइड देखेगा वो पेसिमिस्ट, निराशावादी, और जो उसका लाइट साइड देखेगा वो आशावादी। आशावादी को क्या कहते हैं, ऑप्टिमिस्ट। इट्स ओके। तो 2 मार्क्स से आपके ये हो गए। फिर आंसर नंबर 4 का जे, जे ढूंढो कहाँ है, ये है, देखिए जे। चूज द करेक्ट वर्ड्स विच विल करेक्टली कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। द गवर्नमेंट, ये एक ऐसा शब्द इनमें 4 में से ढूंढिए जो दिए गए वाक्य में फिट बैठता हो। द गवर्नमेंट डज नॉट केयर फॉर द ऑफ अपोजिशन इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में जो विरोधी दल होते हैं, विपक्षी दल, उनकी परवाह सरकार नहीं करती है। तो यहाँ पर देखिए, ये डिसेंट माने बढ़िया होता है, ठीक है, ये डिसेंट मीन्स बढ़िया होता है, ये डिसेंट है, ये डिसेंट, यहाँ पर ये डिसेंट हो जाएगा, ये विरोध का। कहाँ डिसेंट, ये द गवर्नमेंट डज नॉट केयर फॉर द, ये डिसेंट, ठीक, ये आपको मिल गया। और फिर यू कैन गो टू इलाहाबाद बाई अ शार्टर रूट। क्या आ जाएगा, ROUT, रूट आ जाएगा। हाँ, रूट मीन्स रास्ता हो गया। तो इसमें एक बात और भी ध्यान रखिएगा बच्चों, कि दोनों क्वेश्चन ये करने हैं, ये आर नहीं लगा हुआ है कि 1 लिखा हो, इसमें 1 नहीं लिखा हुआ है, ये दोनों करने हैं आपको। अब ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इन इंग्लिश। अब ये ट्रांसलेशन आपको करना है। तो इसमें है भैया कि मुंशी प्रेमचंद एक महान साहित्यकार थे। तो मुंशी प्रेमचंद वाज अब थे के लिए वेर न लगा देना, ये हिंदी में सम्मान के लिए थे लगता है, वो मुंशी प्रेमचंद एक महान साहित्यकार था थोड़े लिखा जाएगा, थे सम्मान के लिए, लेकिन इसमें आएगा वाज ही। तो मुंशी प्रेमचंद वाज आ ग्रेट लिटरेरी पर्सन, साहित्यकार। उनका जन्म लमही नामक ग्राम में हुआ था। तो ही वाज बॉर्न इन द विलेज ऑफ लमही। तो इस तरह मुंशी प्रेमचंद वाज अ ग्रेट लिटरेरी परसोना और ही वाज बॉर्न इन अ विलेज नेम्ड लमही, ठीक। फिर देखिए क्या है, वो एक सारा उन्होंने रोशन किया, उन्होंने पूरे विश्व में अपना नाम रोशन किया। तो ही बिकेम फेमस इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। और एक बात ध्यान रखिएगा,
जब आप ट्रांसलेट करते हैं तो वर्बल ट्रांसलेट न कीजिए, उसका भावार्थ को निकालिएगा, ठीक है। एक सिनोनिम नहीं मिलता तो दूसरे सिनोनिम को यूज कीजिएगा, नहीं अगर जान पा रहे हैं तो इंडो इंग्लिश यूज कर दीजिएगा। लेकिन आपको कोई भी क्वेश्चन बच्चों छोड़ना नहीं है अगर आपको टॉप रैंक लानी है तो, इतना याद रखिएगा। आपका एफर्ट, आपका प्रयास आपको ऊंचाई तक पहुंचाएगा। इन स्पाइट ऑफ द मिडिल फैमिली इन इनहेरिटेंस, तो नाम रोशन क्या है, हिंदी उर्दू एक साधारण परिवार में जन्म लेकर उन्होंने पूरे विश्व में अपना नाम रोशन किया। हिंदी तथा उर्दू दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। फिर देखिए, ही हैड इक्वल कमांड बोथ ऑन हिंदी एंड उर्दू। और फिर क्या है, वे उपन्यास तथा कहानी लिखने में माहिर थे। ही वाज एक्सपर्ट इन राइटिंग नॉवेल्स एंड स्टोरीज। फिर अब देखिए, पीटीओ लिखना जरूरी है क्योंकि अभी ट्रांसलेशन का चैप्टर अभी आपका बाकी है। फिर क्या है, उनके उपन्यासों में भारतीय समाज का अनोखा वर्णन मिलता है। हिज बुक्स आर ट्रांसलेटेड इन मेनी लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, और इट इज़ द रीजन दैट ही वाज कॉल्ड द किंग ऑफ नॉवेल्स। ही हैज़ बीन मच पॉपुलर एज अ सक्सेसफुल टीचर टू अ नॉर्मल एजुकेटेड पर्सन आल्सो टेक मच इंटरेस्ट इन रीडिंग हिज बुक्स। ठीक है, ये देखिए ये क्वेश्चन है। मुंशी प्रेमचंद एक महान साहित्यकार थे, उनका जन्म लम्ही ग्राम में हुआ था। एक साधारण परिवार में जन्म लेकर भी उन्होंने पूर्वी विश्व में अपना नाम रोशन किया। हिंदी तथा उर्दू दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। उपन्यास तथा कहानियां लिखने में माहिर थे। उनके उपन्यासों में भारतीय समाज का अनोखा वर्णन मिलता है। उनकी किताबों का दुनिया की कई भाषाओं में अनुवाद हुआ। यही कारण है कि उन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है। एक सफल अध्यापक के रूप में भी वे काफ़ी लोकप्रिय रहे। कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी उनकी पुस्तकों पढ़ने में काफ़ी रुचि लेता है। देखा बच्चों, 50 की उम्र में मैं बिना ऐनक के आपको इस तरह से सरसा पढ़ के दिखा रहा हूँ रात के 12 बजे। ये 5 नंबर का है ट्रांसलेशन, आपने किया 5 नंबर, हमने आपको ट्रिक बता दिया है। वो वर्बल न चलिएगा और आप क्या करिएगा, अपना कॉमन सेंस यूज करिएगा। इस हो गए। हाँ, बस थोड़ा आप धैर्य रखिए। हम इतना धैर्य रख करके ये सब किए हुए हैं, तो आप भी थोड़ा धैर्य रख लीजिए। ये आपका एक पोर्शन बचा हुआ है सेक्शन डी लिटरेचर का, साहित्य का, उसे आप देख लें। लिटरेचर में देखिए क्या दिया हुआ है कि आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड। आपने जो किताबें पढ़ी उसके क्वेश्चन के आंसर आपको देंगे हैं, लेकिन हाई स्कूल के एग्जाम में आपको पैराग्राफ दिया हुआ होता था, लेकिन इसमें आपको अपना मन मस्तिष्क से एकाग्र करना होगा। तो हमने बताया वर्ड वेयर, ये क्वेश्चन के वर्ड आप निकाल दीजिएगा और इसको वर्ड को सब्जेक्ट के बाद में फिट करिएगा। ये क्वेश्चन वर्ड निकाल दीजिए, दैट और बिकॉज, इन कंजक्शन को सो लगा करके, हाँ आप ये सब काम करिएगा। ठीक है, तो आंसर नंबर, तो इसमें देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन का पहले अर्थ समझ लिया। व्हाट वेयर द सीरीज ऑफ इमोशंस एंड फियर्स दैट डगलस एक्सपीरियंस्ड व्हेन ही थ्रोन इनटू द पूल। जब तालाब में इनको, डगलस महोदय को, जब ये लड़के थे, डीप वाटर वाला पार्ट आपने पढ़ा होगा, उसमें इनको एक आदमी ने फेंक दिया था। लंबा तगड़ा आदमी था, ये तैरने के लिए इच्छुक थे, लेकिन उसने फेंक दिया गहराई में। तो इनके अंदर क्या भावनाएं आई, उसको आपको व्यक्त करना है। तो व्हेन डगलस वाज थ्रोन इनटू द पूल, जब उसमें तालाब में फेंका गया, ही लैंडेड इन सिटिंग पोजीशन, तो वो सिटिंग पोजीशन में नीचे चले गए। ही सॉलोड वाटर, पानी पी गए, एंड वेंट अलोंग एट वंस टू द बॉटम, और वो सीधे तल्ली में चले गए तालाब के। ही वाज फ्राइटेड, बट वो काफ़ी डर गए, बट ही वाज नॉट आउट ऑफ हिज विट, लेकिन उन्होंने अपनी बुद्धि सेंस को नहीं खोने दिया। ऑन द वे डाउन, और जब ये नीचे जा रहे थे तो डगलस बैलेंस्ड दैट व्हेन हिज फीट हिट द बॉटम, उन्होंने बैलेंस बनाया, संतुलन बनाया, कहा जैसे हम नीचे जाएंगे अपने पैर से धक्का मारेंगे जमीन पे, और ही वुड मेक अ बिग जंप, और बड़ा सा एक जंप लगा देंगे, वहाँ से उछलेंगे और फिर आ जाएंगे सतह पे। कम टू द सरफेस, सतह, पानी की सतह पर आ जाएंगे। लाई फ्लैट ऑन वाटर, और पानी पे बिल्कुल सीधे लेट जाएंगे, ऊपर आने पर तैरने लगेंगे। ऑन पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और पूल के एज मतलब किनारे पर हम पैडल का पैर से छपा करते हुए, पानी काटते हुए किनारे पर आ जाएंगे तैर करके। ये देखिए भैया 4 नंबर का है आपका ये सेक्शन डी का आंसर नंबर 6 का, ये समझ गए।
ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। कितना है? शॉर्ट टाइप। ये देखिए हमने थोड़ा बड़ा बड़ा इसलिए लिखा है कि जिससे कि हम पढ़ सकें, और बड़ा ही लिखिएगा क्योंकि आपको बड़ी मोटी कॉपी वहाँ मिलेगी। हाँ, बहुत छोटी कॉपी में लिखेंगे, वो छोटा छोटा लिखेंगे तो 2-4 पन्ने में ही 150 वर्ड और 50 वर्ड, ये इस तरह से आपको 200 वर्ड के बीच में। हाँ, और एक बात और जान लीजिए कि बूढ़े बुजुर्ग आपके कॉपी कहीं हाथ में पड़ गई आपके, हमने महीन महीन लिखा और रात दिन कॉपी चेक होती है तो पता चलेगा, वैसे प्रसाद दे देगा वो है। आंसर नंबर 6 का सी। अब इसमें भी देख लीजिए, आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड। तो आपके कितने क्वेश्चन हो गए? एक क्वेश्चन हुआ, और 3 क्वेश्चन में से आपको 2 क्वेश्चन देने हैं। तो हमने ये एडा हैप्पी, और जो आपको पसंद आएगा मनपसंद काम ही तो करेंगे। तो ये व्हाट डिड द पीजेंट से पे द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड आई रेंट, किराए के तौर पर, कर के तौर पर जमींदारों को, जो ब्रिटिश अंग्रेजों के द्वारा नियुक्त जमींदार होते थे उनको पीजेंट मीन्स होता है किसान लोग, कर कैसे देते थे? कौन सी? व्हाट डिड ब्रिटिश नाउ वांट स्टेट एंड वाई, और उसकी जगह पर वो उनसे क्या चाहते थे? ये अंग्रेज लोग जो हैं वो जब इंडिया परतन था तो वो खेल के दौरान नियम बदला करते थे। बात आप समझ रहे हैं? तो इंडिगो मीन्स होता है नील। हाँ, और अब एग्जाम हो जाएगा तो लगान पिक्चर जरूर देख लीजिएगा। आंसर नंबर 6 का सी, द पीजेंट पेड द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड इंडिगो एज रेंट। भैया वो नील की खेती करवाते थे अंग्रेज लोग, और ये इंडिगो नील ही उनको वो अपने कर के तौर पर एक हिस्सा, 1/4 या जितना भी मांगते थे वो दे देते थे। ठीक है। नाउ जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो, लेकिन चूंकि औद्योगिकरण के दौरान जर्मनी ने रिएक्शन किया केमिकल, और सिंथेटिक इंडिगो उसने तैयार कर लिया। सिंथेटिक मीन रासायनिक नील तैयार कर लिया। सो द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स वांटेड मनी एज कंपनसेशन फॉर बीइंग रिलीव्ड फ्रॉम द 15% अरेंजमेंट। तो अब चूंकि सिंथेटिक नील आ गई तो इस नील का कोई मतलब नहीं रह गया, ये कॉस्टली पड़ रहा था और वो सस्ती नील थी। तो अंग्रेज घाटे का सौदा तो करते नहीं है, तो उन्होंने कहा भाई देखो अंग्रेजों, वो हिंदुस्तानियों, हम आपसे नील अब नहीं लेंगे। अब बेचारे वो खेती करते थे और अब अनाज भी नहीं हुए, और नील, अब वो कह रहे हैं पैसा लाओ 15%। वो तो अब बड़ी समस्या आ गई कि नहीं आ गई। द प्राइसेज ऑफ नेचुरल इंडिगो वुड गो डाउन ड्यू टू द सिंथेटिक इंडिगो। अब ये जो रासायनिक इंडिगो बन गया नील, तो इस तरह से जो ये नेचुरल इंडिगो था जो किसान खेत में उपजाते थे उसका प्राइस डाउन हो गया। तो ये भी 4 नंबर का है, इसको भी आप अब आंसर नंबर 7 का ये देखिए। आंसर नंबर 7 का ये, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड इज। अब भैया 60 शब्द में, अभी 30 शब्द में लिखे थे तो 2 लिखे थे, अब हो गया वो 60 ही। अब आपको एक लॉन्ग लिखना है, तो लॉन्ग में कौन सा लिखा था? हैमेल वाज। हाँ भाई, ओपनिंग लेसन कायदे से याद कर लेना। हम हैमेल वाला जो द लास्ट लेसन है उसका हम फुल सिस्टम आप लोगों को समझाएंगे, एक वीडियो आ जाएगा बहुत जल्दी ही। तो आंसर नंबर 7 का ये देखिए आंसर है। तो व्हाई वाज सो डिफिकल्ट, कहाँ है, फॉर द टीचर टू लीव हिज स्कूल द लास्ट लेसन। किसी अध्यापक ने जिंदगी भर किसी स्कूल में पढ़ाया हो और अगर उससे अचानक कह दिया जाए कि तो आपकी छुट्टी है ना, तो या कोई 3 तिकड़म हो जाए तो उस अध्यापक पर क्या बीतती है। तो ये आप इस परिदृश्य में, लास्ट लेसन के परिदृश्य में आप इसका आंसर दीजिए। तो देखिए आंसर नंबर 7 में हमने क्या दिया, हैमेल, मिस्टर हैमेल वही वो प्रधान अध्यापक थे, और चूंकि जर्मनी ने क्या, वो जर्मनी, हाँ जर्मनी ने पर्सिया, वो एडॉल्फ कौन था, बिस्मार्क, वो तो जर्मनी का था, पर्सिया का था, उसके एक्सिस जो धुरी क्या कहते हैं सेनाएं थी, उन्होंने फ्रांस के कुछ भाग, हाँ
एल्सास और लॉरेन पर प्रदेशों पर कब्जा जमा लिया था, और वहाँ पर जो फ्रांसीसी पढ़ाई जाती है, अब वो जर्मनी के लोगों का कब्जा हो तो कहा है फ्रांसीसी नहीं पढ़ाई जाएगी, अब हमारे हिसाब से चलना होगा, जर्मन पढ़ना पड़ेगा। तो बाबी बेबू वो सब हट के अब मिस्टर हैमेल जो पढ़ा रहे थे बेचारे वो गायब हो गए, और उनकी जगह पर क्या आ गया, तो इनको अब जाना है। तो मिस्टर हैमेल वाज अ गुड टीचर, एक अच्छे अध्यापक थे। ही हैड बीन इन दिस स्कूल फॉर 40 ईयर्स, 40 साल तक इन्होंने अपनी सेवाएं दी। ही लव्ड हिज गार्डन वेरी मच, इनको बगीचे से बड़ा प्रेम था। इट वाज आउटसाइड द विंडो, जो इनके खिड़की के बाहर ही निहारा करते थे। एंड हिज क्लास वाज इन फ्रंट ऑफ हिम, और उनकी कक्षा भी उनके सामने रहती थी। द सेम डेस्क एंड बेंचेज वेयर देयर, वही कुर्सी मेज थे बेचारे इन द क्लासरूम, कक्षाओं में। ओनली दे हैड बीन वर्न स्मूथ, बस उनमें अंतर यह आया था कि घिस घिस के वो चिकने हो गए थे उनके पाए। ही हैड प्लांटेड द हॉपवाइन हिमसेल्फ, और हॉपवाइन का पेड़ उन्होंने स्वयं लगाया था। एवरीथिंग अराउंड हिम हैड अ वेरी लॉन्ग एंड क्लोज एसोसिएशन, तो उनके से संबंधित, उनके आसपास की चीज़ें सब उन्हीं से संबंधित है। विद हिम, उन्हीं से बड़ा ही प्रगाढ़ प्रेम था। हिज सिस्टर वाज बिजी पैकिंग इन द रूम एबो, ऊपर उनकी बहन क्या कर रही थी, बोरिया बिस्तर बैग एंड बैगेज अभी आपने सुना है उसको लपेट रही थी। ही, क्योंकि उन्हें जाना था। ही कुड हियर ही सिस्टर मूविंग अबाउट, और वो कमरे में इधर उधर आ जा रही थी, सामान रख रही थी संदूक में, तो वो सब भी वो सुन रहे थे। इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर हिम, उनके लिए बहुत ही कष्टदायी था। टू डिसोसिएट हिमसेल्फ फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, इन सभी चीज़ों से अपने को अलग करना पड़ रहा था। फॉर दे हैड बीन पार्ट, जो उनका एक अंग बन गए थे 40 साल से, एंड पार्सल ऑफ हिज लाइफ, और पार्ट एंड पार्सल ऑफ हिज लाइफ, जो उनके जीवन का अंग बन गए थे, उससे अब अलग होना, जुदा होना पड़ा था। एवरी वन वाज सैड एट हिज लिविंग द रूम, और हर कोई उनसे दुखी था, क्योंकि लिविंग द स्कूल, स्कूल से वो जो अब लीव कर रहे थे। आंसर नंबर 8 का ये मतलब क्वेश्चन नंबर 8 का ये देखिए। अब ये देखिए यहाँ पर आपको, ये तो हो गया टेक्स्ट का, प्रोज का। अब यहाँ पोएट्री का, लेकिन अब ये काम ये अच्छा हुआ है कि पोएट्री आपको दी हुई है, यहाँ पर पोएम दी हुई है, और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन, उसका आंसर देना है। व्हाट आर द टू थिंग्स दैट शो अस सिविलाइज्ड? Answer came walls, donations, Shakespeare's head, cloudless at dawn, civilized dome, riding all cities, belt, flowery trolleys, valley, open-handed map, awarding the world its word। ठीक, शेक्सपियर हेड मतलब शेक्सपियर की या तो मूर्ति या तो उसका पोर्ट्रेट, मतलब चित्र, जो वो स्लिम वाला स्कूल है ना, तो हाँ, ऑन आवर क्रीम वॉल, क्रीम रंग की दीवार, जो स्कूल के स्लम बच्चों के लिए जो स्कूल बना हुआ था, उसमें 2 चीज़ें टंगी हुई थी। क्लाउडलेस एट डॉन, सिविलाइज्ड डोम, राइडिंग ऑल सिटीज़, और ये सिविलाइज्ड डोम है। डोम मतलब होता है कि गुम्बद, वो बड़ी सी मीनार थी। यही 2 चीज़ें ये सभ्यता की निशानी दर्शा रहे हैं। कौन? शेक्सपियर का पोर्ट्रेट और डोम राइडिंग। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन है, व्हाट आर 2 थिंग्स दैट शो सिविलाइज्ड रेस? सभ्यता की निशानी कौन 2 चीज़ें हैं? वो है एक शेक्सपियर के पोर्ट्रेट या स्टेचू, और 2 हाई राइजिंग डोम। इट्स ओके। अब आंसर नंबर 2 का बी देखिए क्या कहता है। वहाँ क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज़ द स्पेशलिटी ऑफ द ट्रॉयलीज वैली? तो इसकी खासियत क्या है इस वैली की, कि वहाँ पर द ट्रॉयलीज वैली इज बेल्ड एंड फ्लावरी, वहाँ फूल से वो सब लदे हुए थे। हाँ, घाटी फूल से लदे हुए, ट्रॉली की घाटी। फिर आंसर नंबर सी देखिए, विच क्वालिटी ऑफ मिस्टर लैम्प कहाँ गया। फिर फिगर ऑफ स्पीच विच इज यूज इन द लाइन सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज। तो भैया ये देखिए, सिविलाइज्ड डोम, वह गुम्बद या मीनार जो सभ्यता का प्रतीक थी, वो पूरे शहर में घुड़सवारी कर रही थी।
तो बताओ कहीं मीनार घुड़सवारी कर सकती है? तो इसमें पर्सनिफिकेशन, इसका मानवीकरण किया गया है। ठीक, वो दौड़ लगा रही। हाँ, ये जो अलंकार है फिगर्स ऑफ स्पीच, तो द फिगर्स ऑफ स्पीच, यहाँ गलत हो गया, यस होना चाहिए। फिगर्स ऑफ स्पीच पर्सनिफिकेशन इज यूज्ड, पर्सनिफिकेशन का यूज किया गया। ही हियर एज द वर्ड राइड इज यूज फॉर ह्यूमंस, हियर इट इज यूज फॉर सिविलाइज्ड डोम। जिस तरह से आदमी घुड़सवारी करते हैं उसी तरह से यहाँ पर इस सिविलाइजेशन को अमूर्त चीज को मूर्तमान बनाया गया है। ये आप फिगर ऑफ स्पीच हमारा जो एक वो क्या कहते हैं वीडियो है, हाँ आई बटन मिल जाएगा, वहाँ आप देख लीजिएगा इसको, और इसको छोड़ देना उसमें। और आंसर नंबर 9 का ये देखिए, सेंट्रल आइडिया, ये गिव द सेंट्रल आइडिया फॉलोइंग पोएम्स। जिसका केंद्रीय भाव आपको निकालना है, माई मदर एट 60 या थिंग ऑफ ब्यूटी। ठीक, तो माई मदर आप 60 का निकाला है कि थिंग ऑफ ब्यूटी का? हाँ, मेरी मम्मी 66 की, अच्छा यानी सीनियर सिटीजन। दो एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस, एक जो ये नेचुरल प्रोसेस होता है ना, क्या तो उम्र का बढ़ना। येट द फियर ऑफ सेपरेशन फ्रॉम योर लव्ड एंड नियर वंस इज वेरी पेनफुल। और भैया जैसे माता पिता बूढ़े हो जाते हैं, बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते, और बच्चों को नौकरी के घर में तो मिलेगी नहीं, नौकरी मिलेगी बाहर, और मम्मी पापा यहाँ घर पकड़े बैठे हैं, तो अब आए और फिर जाना है। तो वो जो मैडम थी तो वो जा रही हैं, अब उनकी मम्मी उनको छोड़ने गई वहाँ तक, हवाई अड्डे तक। तो ये जो क्या कहते हैं प्रस्थान का समय होता है, बिछो, ये बड़ा ही दुखदाई होता है। द पोएम टॉक्स अबाउट द फीलिंग ऑफ द लोनलीनेस दैट एज्ड। और ये उम्र दराज लोगों को जब अकेलापन पड़ता है, ये बहुत ही दुखदाई होता है। पीपल एक्सपीरियंस एंड द फीलिंग ऑफ which their offspring experiences for not being able to be with their parents in their old age। अब भैया बच्चे अपने माँ बाप को बुढ़ापे का लाठी का सहारा कहाँ बन पाते हैं, और जो बच्चे माँ बाप के बुढ़ापे की लाठी का सहारा बनते हैं वो जीवन में कुछ कर नहीं पाते हैं, वही घर गृहस्थी में रह जाते हैं, होमली जॉय में। तो द पोएम आल्सो एक्सप्लोर्स द फीलिंग ऑफ द मेलंकली एंड पेन दैट अ डॉटर एक्सपीरियंस वाइल लिविंग हर मदर ऑल बाई हरसेल्फ एट अ राइप ओल्ड एज। अब बताओ 66 साल की अम्मा हैं और वो जो कवित्री हैं उनको छोड़ के विदेश अमेरिका जा रही हैं हवाई जहाज से, तो कितना ही दुखपूर्ण सिचुएशन है उनके अंदर। अपनी उस उदासी की भावना को उन्होंने एक्सप्रेस किया है। 4 नंबर का आपका सेंट्रल आइडिया आएगा। अब हाई स्कूल इंटर में यही अंतर रहेगा, हाई स्कूल में रहता है कि 4 लाइन किया तो पोएम रेडी लिखो या सेंट्रल आइडिया लिखो। अब यहाँ पर पोएम गायब, आपको सेंट्रल आइडिया से ही काम चलाना है। अब इस तरह से आपका प्रोज पोइट्री हो गया। अब बात आती है शॉर्ट स्टोरी की। तो आंसर नंबर 10 का ये देखिए, आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग कैसे अबाउट 30 वर्ड। अब ये शॉर्ट आंसर का क्वेश्चन 4 नंबर का है, लेकिन आपको 3 में से 2 करने हैं, और लॉन्ग आंसर आपका 60 नंबर का है, इसमें से 2 में से 1 करना है, तो तीनों ना कर डालिएगा। 10 का ये हाउ डिड महाराजा मैनेज टू रिटेन हिज किंगडम द टाइगर किंग। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है बच्चों, आपने पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो हम वीडियो आपको फुली उसकी हिंदी आपको प्रेषित करेंगे, लेकिन टच में रहिएगा। तो यहाँ पर क्या, हाउ डिड महाराजा मैनेज टू रिटेन हिज किंगडम, महाराजा साहब ने किस तरह से अपने राज्य को कायम रखा अंग्रेजों से। तो द महाराजा सेंट ऑल द 50 रिंग्स टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी। तो मोहतरमा को जो ब्रिटिश अफसर की लेडी थी, उनको पत्नी थी, उनको 50 सोने की अंगूठियां भेंट की, ठीक है, गोल्डन रिंग्स।
ठीक। और यहाँ पर गोल्डन लिखना भूल गए। ही एक्सपेक्टेड हर टू चूज 1 or 2 रिंग्स, और इस आशा के साथ उन्होंने 50 रिंग भेजी थी कि उनको ही 1-2 ले लेंगे, वो सब भेज देंगी। बट सी एक्सेप्टेड द होल रिंग, ले उनको लालच आ गया, सब रख लिया अपने पास। ही लॉस्ट 3 लाख ऑफ रुपीज, उस जमाने में 3 लाख रुपया का नुकसान हुआ। बट मैनेज टू रिटेन हिज किंगडम, लेकिन वो अपने राज्य को, साम्राज्य को बचाने में कामयाब रहे। वही जो 100 शेर मारे थे, टाइगर। आंसर नंबर 10 का बी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का बी देखिए, 2 करने हैं, एक ये हो गया। अब दो, हाउ डज सी रिस्पॉन्ड टू हर फादर्स स्टोरी टेलिंग, शुड विजार्ड हिट मॉमी, ठीक है। और विच क्वालिटी ऑफ मिस्टर लैम्ब अट्रैक्टेड डैडी टुवर्ड्स हिम, तो हमने इसमें लिखा हुआ है शुड विजार्ड हिट मोमी वाला। हु इज जो ये जैक्स डॉटर, जो कौन था, वो जैक का की पुत्री थी। सी वुड नॉट स्लीप वाइल लिसनिंग टू द स्टोरी टोल्ड बाई हर फादर, बिना अपने पापा से कहानी सुने वो सोती नहीं थी। सी वुड लिसन केयरफुली एंड आस्क मेनी क्वेश्चन, और वो कहानी सुनती और फिर उसके बाद तमाम क्वेश्चन करती। टू मेक द स्टोरी क्लियर टू हर, जिससे कि वो कहानी को पूर्णतया समझ जाए। ये भी 4 नंबर का था, हमने नंबर आपके सामने इंडिकेट करे हुए हैं। अब इस चीज देखिए, आंसर नंबर 11 का ये, हम ये समझ रहे हैं कि आप लोग ऊब जरूर गए होंगे, लेकिन ये फाइनली चाहे एक मूवी की तरह बना हुआ है, लेकिन आप ऑल इन वन इस चीज़ को पढ़ लेंगे तो आपको कुछ पढ़ने की जरूरत है। इंग्लिश का तो आप सारा सिस्टम समझ ही गए होंगे, है ना, आप कॉन्फिडेंस में आ गए होंगे। और अगर बीच में आपने छोड़ दिया होगा तो फिर आपको पछताएंगे, हमने पहले ही बता दिया था। आंसर नंबर 11 का ये देखिए, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड, 60 वर्ड में देना है। और हाउ डज डॉक्टर सदाओज ह्यूमैनिटी गेट विक्ट्री ओवर आर अदर फैक्टर्स, द एनिमी वाला पार्ट हो, जापानी आदमी जो यूएसए के सैनिक को, घायल सैनिक की मदद करता है, जबकि वो उसी के देश पर अटैक किया हुआ था उसने। तो ये सदाओ एक डॉक्टर होते हैं, इनमें मानवता इन पर हावी हो जाती है। दूसरे अन्य चीज़ों जैसे देशभक्ति है कि देशद्रोही है, वो दुश्मन है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन मानवता उन्होंने कहा कि पहले मानवता, ह्यूमैनिटी फर्स्ट। तो आंसर नंबर 11 देखते हैं कि उन्होंने क्या मानता है। डॉक्टर सदाओ वाज द ओनली सन ऑफ हिज फादर। अब ये नहीं मानता दिखाने के लिए आप डायरेक्ट मानवता पर आ जाए, पहले आप एक भूमिका बांधिए, फिर कंक्लूजन करिए और बीच में वो मैटर को लिखिए। डॉक्टर सदाओ वाज द ओनली सन ऑफ हिज फादर, अपने इकलौते लड़के थे बाप के। ही हैड बीन सेंट टू अमेरिका स्टडीइंग सर्जरी एंड मेडिसिन, और डॉक्टर बनने के लिए वो अमेरिका गए। सर्जरी मतलब होता है चीड़फाड़ वाले, और मेडिसिन मतलब 2 तरीके डॉक्टर होते हैं ना, तो दोनों में महारत उन्होंने हासिल की। ही वाज फर्स्ट अ डॉक्टर एंड देन एनीथिंग एल्स, तो वो पहले, उनका पहला कर्तव्य डॉक्टरी का था। पिता बाद में थे, देशभक्त बाद में, और दूसरी चीजें सेकेंडरी, मानवता उनमें पहले थे। ही एंड हाना, उनकी पत्नी, फाउंड अ प्रिजनर ऑफ वार, और जेलबंदी को उन्होंने पाया किस अवस्था में, वुंडेड अवस्था में, एंड ब्लीडिंग, खून बह रहा था, घायल था, घाव था। द सोल्जर वाज एन अमेरिकन, और वो दुश्मन देश का, जापान से उसमें दुश्मनी थी तो देश का सैनिक था। जापान वाज एट वार विद अमेरिका, क्योंकि जापान अमेरिका से युद्ध कर रहा था। हाँ, इफ ही शेल्टर्ड हिम, अगर वो उसको क्या करता, शरण देता अपने यहाँ, ही कुड बी अरेस्टेड, तो वो देशद्रोही हो जाता और उसको बंदी बना लिया जाता। इफ ही हैंडेड हिम ओवर टू द पुलिस ही वुड सर्टेनली डाई, और अगर वो कहीं पुलिस को सूचना दे देता तो पुलिस वाले उसकी दवाई करते, मार डालते। स्टिल ही ब्रॉट, इस तरह से उन्होंने सोचा कि इसको क्या करें, हम ले ही चलें अपने यहाँ, तो उठा लाए अपने यहाँ। द मैन होम, घर के अंदर ले आया। वाइड हिज वुंड, और उसके घाव को धोया। एंड अपार्टेड ऑन द प्रिजनर ऑफ वार, ऑपरेटेड ऑन द प्रिजनर ऑफ वार। अब देखो समाप्त होने वाला है, जल्दबाजी यही गड़बड़ कर जाती है।
हिज वुंड एंड ऑपरेटेड, मतलब ऑपरेशन किया उस प्रिजनर का, प्रिजनर ऑफ वार का, युद्धबंदी का। डॉक्टर सदाओज हार्ट ओवर फ्लोड विद ह्यूमन काइंडनेस, और डॉक्टर सदाओ का जो दिल था वो भर गया दालता से। देखो इंग्लिश कर्सिवली लिखने का फ़ायदा देख लीजिए, इतनी जल्दी जल्दी सारी चीज़ें लिख गई, और नहीं तो हाथ उठा उठा के लिखते तो काफ़ी टाइम लगता। तो और शुरू में जब लिखना शुरू किया था तो उस समय राइटिंग देख लीजिए, लास्ट में आप जाएंगे शुरू का जो चैप्टर आप लिखिए बहुत ही गजब का, अपनी पूरी एबिलिटी उसमें लगा दीजिए, लेकिन बाद में वो राइटिंग बनाने चक्कर ना पड़ना, पता चले कि 3 घंटा हो जाए और आपके आंसर ही ना आंसर छूट जाए, क्योंकि कोई भी नंबर आपका क्वेश्चन छूट जाएगा तो उतना, अब मान लीजिए आपका 10 नंबर का क्वेश्चन छूट गया तो 100 नहीं तो समझ लीजिए आपका 90 नंबर पर आपकी कॉपी चेक होगी। डॉक्टर सदाओ हार्ट ओवरफ्लोड विद ह्यूमन काइंडनेस, दयालुता, मानवीय दयालुता से भर गया। लेस्ट ही द अमेरिकन सोल्जर बी अरेस्टेड, ऐसा ना करते तो वो बंदी बना लिया जाता। और ही मेड एलोबोरेट अरेंजमेंट फॉर हिज स्केप, और यही नहीं उसको स्वस्थ किया, उसके बाद में उसको भाग जाने के लिए व्यवस्था भी की। अब बताओ किसी को जीवन दान देने के बाद में क्या उसको बंदी बनाओगे, उसको असैसिनेट करवाना उचित था? ये मानवता नहीं है। कहा कि भैया तुम चले जाओ, स्वस्थ रहो। ही डिड ऑल दीज सेक्रीफाइसेस पुटिंग हिमसेल्फ एंड, और स्वयं ये सारा, ही डिड ऑल दीज सेक्रीफाइसेस, ये सारा जो सेक्रीफाइस था, बलिदान उन्होंने किया, पुटिंग हिमसेल्फ एंड हिज वाइफ एट द रिस्क। अब बताओ कितना बड़ा रिस्क था, जोखिम उठाया, और अपनी पत्नी घर परिवार पूरा सहित, वहाँ जापानी लोग जान पाते तो इनको क्या होता, वही होता जो मंजूर खुदा होता। ही रोज टू द अकेजन एंड डिड व्हाट ओनली ए डिवोटेड डॉक्टर कुड हैव डन इन द सर्कमस्टांसेस। तो भैया उन्होंने ऐसी स्थितियां उत्पन्न की जिससे कि जैसा कि एक डॉक्टर ही उस चीज़ को कर सकता था, ऐसी स्थितियां उत्पन्न करके उसको, उसके जीवन को बचाया, और उसको उसके देश तक जाने के लिए की व्यवस्था की। और बच्चों ये 7 नंबर का आपका क्वेश्चन का लॉन्ग आंसर का 7 नंबर का है। हाँ, तो 7 नंबर आपको 7 मार्क्स का काम हो गया, और द एंड यानी टोटल वर्क हो गया है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटा है। इस तरह से आप द एंड कर दीजिएगा और अपना रोल नंबर जरूर लिख दीजिएगा, जिससे कि हो सके तो हर पेज में रोल नंबर लिखिएगा, क्योंकि चीटर्स बहुत हैं आजकल। अगर आपने बहुत गजब का लिखा हुआ है तो कॉपी बदल जाने के चांस बहुत है, वो लिफाफा जो है मजमून आपका गायब हो जाएगा, लिफाफा ही रह जाएगा, उसमें कोई दूसरा आ जाएगा। तो बच्चों ये वीडियो लंबा जरूर बना है लेकिन ऑल इन ऑल तो, और मैंने काफ़ी मेहनत किया है, अगर आप अप्रिशिएट करेंगे तो बहुत ही आभारी होंगे। और आप अपने इस हाउडी संजीव सर एजुकेशनल चैनल को, हाँ हाउडी संजीव सर एजुकेशनल चैनल को आप जो है क्या करिएगा, शेयर, सब्सक्राइब, लाइक और सब कुछ करिएगा।